Good morning all. In earlier session of place of supply, I have completed with section 12 subsection 10 of IGST Act, and in this session I will continue with section 12 subsection 11, and in today's session I will complete with section 13 subsection 3 of IGST Act. So let's get started. Today's first section is section 12 subsection 1 of IGST Act, which talks about the place of supply of telecommunication services. ओके, अब टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज एज यू ऑल नो क्या होती हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है. तो उसमें नेचर ऑफ सर्विस क्या होता है, इसमें डाटा ट्रांसफ़र, ब्रॉडकास्टिंग, आप केबल के थ्रू आपके पास आते हैं, DTH सर्विसेज आती हैं, डायरेक्ट टू होम सर्विसेज. दीज आर ऑल इंक्लूडिंग टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज. ठीक है, अब ये आपका प्रोविज़न है. टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को इन्होंने 4 पार्ट में सब डिवाइड किया है. द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. फर्स्ट, फिक्स लाइन. आपके पास कैसे कैसे सर्विसेज आती है उस हिसाब से आप इसको लर्न मत कीजिए, एक नॉर्मल कॉमन सेंस से सोच के देखिए कि आपके पास टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज कैसे कैसे आती हैं. फिक्स लाइन के थ्रू आती हैं, आप पोस्टपेड नंबर लेते हैं, आप प्रीपेड भी रिचार्ज करवाते हैं, प्रीपेड नंबर होता है, आप इंटरनेट के थ्रू रिचार्ज करते हैं, पेटीएम के थ्रू, फ़ोनपे के थ्रू. बहुत सारी आपके पास ये वॉलेट्स अवेलेबल हैं जहाँ से आप ऑनलाइन भी रिचार्ज करते हैं. तो ये एकदम कॉमन चीज़ है, हमें एक कॉमन माइंड के साथ इसे सोचना है, एक लॉजिकल सेंस के साथ सोचना है कि उस केस में क्या हो सकता है. अगर फिक्स्ड लाइन है तो ऑफकोर्स प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ होगी, जहाँ पे वो लाइन इंस्टॉल हो रही है. ठीक है, पोस्टपेड है तो ऑफकोर्स आपके बिलिंग एड्रेस पे आपका पोस्टपेड का बिल आता होगा. अगर आपने ई फैसिलिटी ली हुई है तो बात अलग है, तब भी आपका बिलिंग एड्रेस ही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होता है. बट वरना पोस्टपेड के केस में आपका बिलिंग एड्रेस ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा. अगर प्रीपेड वाउचर के थ्रू करा है तो आपने जहाँ से आपने वो प्रीपेड वाउचर सोल्ड हुआ है, जहाँ जाके आपने प्रीपेड वाउचर की फैसिलिटी अवेल करी है, वहाँ वो वाला लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा फॉर टेलीकम्युनिकेशन सर्विस. अब प्रीपेड सोल्ड थ्रू इंटरनेट के थ्रू अगर आपने प्रीपेड सोल्ड किया है तो आपका बिलिंग एड्रेस आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा. अब देखिए, बिलिंग एड्रेस 2 जगह में प्लेस ऑफ सप्लाई है, आपका पोस्टपेड के केस में, एक आपका प्रीपेड सोल्ड थ्रू इंटरनेट के केस में. प्रीपेड के केस में आपने जहाँ से वाउचर की फैसिलिटी अवेल करी वहाँ का लोकेशन. फिक्स्ड लाइन के केस में लोकेशन वेयर द लाइन इज़ इंस्टॉल. ये 4 केसेस हैं आपके प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर टेलीकम्युनिकेशन सर्विस के केस में. अब इसमें इन्होंने एक सेफर साइड पे दे दिया है कि अगर वेयर द एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट एज पर द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर और सर्विसेज इज नॉट अवेलेबल, द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ द सप्लाई और सर्विस. वैसे ही बहुत कम होता है क्योंकि आप जब भी कोई नंबर लेते हैं तो ऑफकोर्स आपका पूरा KYC, पूरा एड्रेस का पूरा वेरिफिकेशन होता है, तभी आपको नंबर मिलता है. फिक्स लाइन में भी आपका एड्रेस का पूरा डिटेल होता है उनके पास, तो ये चांसेस कम है. बट फिर भी इन्होंने ये प्रोविज़न डाला हुआ है कि अगर वेयर द एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट एज पर द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस इज़ नॉट अवेलेबल, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई जो हो जाएगी वो लोकेशन ऑफ सप्लायर हो जाएगी. ठीक है, अब एक बार एग्जांपल देख लेते हैं. एग्जांपल नंबर 51. मिसेस एयरकॉल रजिस्टर्ड अंडर GST एंड लोकेटेड इन चेन्नई. मिस्टर एयरकॉल रजिस्टर्ड GST में है, लोकेटेड इन चेन्नई. मिसेस एयरकॉल हैव अपॉइंटेड मिस्टर C एज एन सेलिंग एजेंट फॉर सप्लाइंग प्री पेमेंट वाउचर टू द सब्सक्राइबर. C को एज ए सेलिंग एजेंट उन्होंने अपॉइंट किया है फॉर सप्लाइंग प्री पेमेंट वाउचर टू द सब्सक्राइबर. फाइंड द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस एंड द GST लायबिलिटी. अब इसमें आपका प्रीपेड वाउचर किया, प्रीपेड वाउचर की फैसिलिटी आपने जहाँ के अवेल करी है, दैट इज़ मिस्टर C की एड्रेस पे, मतलब एड्रेस ऑफ द सेलिंग एजेंट ऑन द रिकॉर्ड ऑफ मेसर्स एयरकॉल. एड्रेस ऑफ द सेलिंग एजेंट ऑन द रिकॉर्ड ऑफ मेसर्स एयरकॉल, वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा. एक बार फिर से पढ़ें. ठीक है, मेसर्स एयरकॉल है वो रजिस्टर्ड है GST में. ठीक है, एंड लोकेटेड चेन्नई में है. ठीक है, मेसर्स एयरकॉल ने अपॉइंट किया है मिस्टर C एज अ सेलिंग एजेंट फॉर सप्लाइंग प्री पेमेंट वाउचर टू द सब्सक्राइबर, कि वो प्री पेमेंट वाउचर दे सब्सक्राइबर को. तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या हो जाएगी, एड्रेस ऑफ द सेलिंग एजेंट दैट इज़ मिस्टर C ऑन द रिकॉर्ड ऑफ मेसर्स एयरकॉल. ठीक है, इसमें हमें एड्रेस दे नहीं रखा मिस्टर C का, बट पॉसिबली हमने यहाँ पे इसलिए एज्यूम करा है कि मिस्टर C का एड्रेस चेन्नई ही होगा. सेलिंग एजेंट जो है मिस्टर C जो है वो चेन्नई का ही होगा,
तो सेलिंग एजेंट का जो एड्रेस होगा वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। और जीएसटी जो भी लाइबल पे होगा वो लोकल होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, क्योंकि हमने चेन्नई माना है, सब्सक्राइबर भी ऑफकोर्स चेन्नई का ही होगा, तो विद इन सिटी होगा, तो हमने उस केस में हम लोकल टैक्स पे करेंगे, दैट इज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ठीक है, ये आपका टेलीकम्युनिकेशन सर्विस का आपका सेक्शन हो गया 12 सब सेक्शन 11। सेकेंड आपका आगे आता है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ बैंकिंग एंड एनबीएफसी सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज। अब इसमें स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज भी इंक्लूडेड है अलोंग विद बैंकिंग एंड एनबीएफसी सर्विस। ठीक है, अब इसमें क्या दिया है कि नेचर ऑफ सर्विस क्या है आपका, बैंकिंग एंड एनबीएफसी सर्विस इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज। तो इसमें क्या माना जाएगा आपका, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस ऑन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। जो भी बैंक के पास आपका रिसिपिएंट का एड्रेस होगा, अगर आपके पास अकाउंट है तो ऑफकोर्स आपने बैंक में केवाईसी हो रखी होगी, सब चीज़ हो रखी होगी, उनके पास जो आपके पास एड्रेस अवेलेबल होगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। और उनके पास अगर एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर सर्विस होगी। ऐसा होता है ना कि कभी कभी हम किसी अकाउंट से कोई सर्विस अवेल करते हैं, बट हमारा ज़रूरी नहीं कि हम उसे अकाउंट उस बैंक में हमारा अकाउंट हो। जैसे हम डीडी बनवाते हैं तो ज़रूरी नहीं हम कैश से भी डीडी बनवा सकते हैं, तो उसमें वो कुछ चार्जेस आपके चार्ज करते हैं। ठीक है, तो उस केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी वो सप्लायर ऑफ सर्विस की लोकेशन हो जाएगी, क्योंकि ऐसे केस में जो होता है वो अदरवाइज वाली सिचुएशंस में आता है। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल नंबर 52 देख लेते हैं। मिस्टर हर्षा एक रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर हैं एट बीएससी में, जो मुंबई में लोकेट करता है, एंड ही हैज़ क्लाइंट्स इन चेन्नई, कोलकाता एंड बेंगलुरु। ही परचेज एंड सेल शेयर ऑफ क्लाइंट्स लोकेटेड इन चेन्नई, कोलकाता एंड बेंगलुरु। अब हमें पता है कि रिसिपिएंट का एड्रेस कहाँ लोकेट करते हैं, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी चेन्नई, कोलकाता एंड बेंगलुरु हो जाएगा। एंड जो जीएसटी पे करना पड़ेगा दैट विल बी द IGST फॉर मिस्टर हर्षा, बिकॉज मिस्टर हर्षा इज़ ऑफ मुंबई एंड ही इज सप्लाइंग सर्विसेज इन डिफरेंट स्टेट, दैट इज़ चेन्नई, कोलकाता एंड बेंगलुरु। ओके, आई थिंक इसमें हाँ, ये आपका इंश्योरेंस से रिलेटेड है। पहले इंश्योरेंस पढ़ते हैं फिर इंश्योरेंस से करते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज विच इज़ सेक्शन 12 सब सेक्शन 13 ऑफ IGST एक्ट। अब इसमें नेचर ऑफ सर्विस क्या आपकी इंश्योरेंस सर्विसेज हैं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं तो द लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। और अगर आप अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं तो लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस ऑन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विस। अगर आप किसी अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं तो रिसिपिएंट का जो लोकेशन होगा सप्लायर के पास वो आपका उसका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। देखिए, ऐसा कभी नहीं होता कि इंश्योरेंस सर्विसेज आप कोई अवेल करें और उनके पास आपका एड्रेस ना हो, तो इसमें एड्रेस ना होने वाला क्राइटेरिया नहीं दिया है। उन्होंने कह दिया कि उनके पास हमेशा एड्रेस होगा ही। अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, और टू अ पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन है तो जो रिसिपिएंट ऑफ सर्विस की लोकेशन ऑन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो इसका मतलब है कि इंश्योरेंस सर्विसेज के केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी वो रिसिपिएंट की ही लोकेशन होगी, जो क्योंकि उनके पास हमेशा आपके पास एड्रेस अवेलेबल होता है जब भी वो इंश्योरेंस करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया 12 सब सेक्शन 13। अब इसका एक क्वेश्चन देख लीजिए जो एग्जाम्पल नंबर 53 है। Messrs X Limited has a factory in Cochin, Chennai, Vijayawada and Hyderabad and office in Bengaluru। ठीक है, ऑफिस जो है उनका बेंगलुरु में है और फैक्ट्री इन 3 जगह में है। Messrs X Limited obtains insurance for the assets located in Chennai, Cochin and Vijayawada, Hyderabad and Bengaluru from insurance company located in Delhi। Premium receipt issued by the insurance company to the Bengaluru office। Find the place of supply of service and GST liability। तो हम इसमें क्या कहा था कि हम किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, और अगर अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन है तो लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस ऑन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपका प्रोविज़न है। हम एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं कि मेसर्स एक्स लिमिटेड जो है उसका फैक्ट्री कोचिन, चेन्नई, विजयवाड़ा, हैदराबाद में है। ऑफिस
बेंगलुरु में है, ठीक है, ऑफिस बेंगलुरु में है। मेसर्स एक्स लिमिटेड ने इंश्योरेंस सर्विसेज अवेल करी हैं, ठीक है, जिन किस एसेट्स के लिए? कोचिन, चेन्नई, विजयवाड़ा, हैदराबाद एंड बेंगलुरु के लिए फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी लोकेटेड इन दिल्ली, ठीक है। मेसर्स एक्स लिमिटेड अब कहाँ के हैं? उन्होंने सर्विस अवेल करी है, मतलब रिसिपिएंट हैं। रिसिपिएंट का हमें पता है कि वो रिसिपिएंट का पता है हमें, वो मेसर्स एक्स लिमिटेड कहाँ लोकेट करता है? बेंगलुरु में लोकेट करता है। तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। मतलब इसमें आपको रिसिपिएंट की लोकेशन देनी है, मतलब उनके कहने का पर्पस है कि इंश्योरेंस कंपनी के पास हमेशा आपका एड्रेस होगा, और इंश्योरेंस सर्विसेज के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई हमेशा रिसिपिएंट की ही लोकेशन होगी, जो कि मेसर्स एक्स लिमिटेड जो रिसिपिएंट हैं तो उनका ऑफिस बेंगलुरु में है, तो बेंगलुरु विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि वो बेंगलुरु से ही अपनी 3 फैक्ट्रियों के लिए इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो बेंगलुरु विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। और इंश्योरेंस कंपनी को IGST देना पड़ जाएगा, क्योंकि ऑफिस आपका बेंगलुरु में है और आपकी इंश्योरेंस कंपनी दिल्ली में, ठीक है। ये हो गया आपका 12 सब सेक्शन 13 ऑफ IGST एक्ट। देखिए इन सारे सेक्शंस में आपको बहुत जगह रजिस्टर्ड पर्सन के प्रोविजंस मिलेंगे, जहाँ पे ज़्यादातर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस ही होता है। चेंजेस आपके आते हैं जब अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन केसेस में होता है, तो वहाँ पे कुछ चेंजेस आ जाते हैं। बट मैं कहीं कहीं आपको बोल रही हूँ कि कुछ जगह ऐसा है, जैसे 12 सब सेक्शन 8 में स्पेशली दे रखा है कि अगर आउटसाइड इंडिया होती है प्रोवाइडेड, तो हम उसके इसमें आउटसाइड इंडिया मानेंगे। बट कहीं कहीं जगह आपका ऐसा दिया हुआ है कि कहीं आउटसाइड इंडिया है तो हम रिसिपिएंट की लोकेशन मानेंगे। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान देनी पड़ेगी। जहाँ जहाँ भी पिन पॉइंट्स हो रहा है, मैं एक बार को बोल रही हूँ, जहाँ जहाँ भी पिन पॉइंट्स हो रहा है, जिससे आपके दिमाग में रिमेंबर रह सके कि मैं जहाँ जहाँ भी पिन पॉइंट कर रही हूँ उस पॉइंट को, तो आपको एक जब वो पिन पॉइंट होता है ना कोई पॉइंट, तो इट इज़ ऑब्वियस कि आपको वो चीज़ याद रह जाती है। ऑफकोर्स कोई भी चीज़ इनडिफरेंट होती है तो आपको रिमेंबर रह जाती है, तो इसलिए मैं जहाँ जब हो रहा है मैं वहाँ पॉइंट कर रही हूँ, ठीक है। जैसे मैंने इंश्योरेंस सर्विसेज में कहा कि हर केसेस में चाहे रजिस्टर्ड पर्सन हो या अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन हो, वो सर्विस रिसिपिएंट की ही लोकेशन आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी, ठीक है। आपका ये लास्ट सेक्शन है, सेक्शन नंबर 12 का, दैट इज़ 12 सब सेक्शन 14 ऑफ IGST एक्ट 2017, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ एडवर्टीजमेंट सर्विसेज टू अ स्पेसिफाइड पर्सन। स्पेसिफाइड पर्सनस मीन्स एडवर्टाइजमेंट सर्विस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे हो, स्टैट्यूटरी बॉडी को दे रहे हो, लोकल अथॉरिटी को दे रहे हो, तो इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? लोकेटेड इन ईच ऑफ सच स्टेट्स, location in each of its states, and the value of such supplies specific to each state shall be in proportion to amount attributable to such service provided by way of dissemination in the respective states. फिर से पढ़ें, the located in each of the states and the value of such supplies specific to each state shall be in proportion to amount attributable to the service provided by way of dissemination in the respective states, ठीक है। वो प्रोपोर्शनेट हो जाएगी उस स्टेट्स के मुताबिक, इन प्रोपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड, रिस्पेक्टिव स्टेट्स में वो डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। ऐसा प्रोविज़न हमने 12(3) में भी पढ़ा था, याद है। अब रिस्पेक्टिव स्टेट्स में मोर देन वन स्टेट में, तो रिस्पेक्टिव स्टेट्स में डिवाइड हो जाएगी। ऐसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई सर्विसेज देंगे, स्टेट गवर्नमेंट को सर्विस देंगे, जिन भी रिस्पेक्टिव स्टेट्स में वो सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं उस प्रोपोर्शन में, उस वैल्यू के हिसाब से वो सब डिवाइड हो जाएगी। एक एग्जांपल देख लेते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा। द गवर्नमेंट हैज़ हायर 200 होर्डिंग्स इन लक्षद्वीप and 175 hoardings in Chennai for providing advertisement of gas subsidy, and contract contains the consideration for these hoardings separately. Hoardings supplied by Messrs X Limited located in Hyderabad. तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी आपकी? लक्षद्वीप और चेन्नई में सर्विस प्रोवाइड की गई हैं, तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई जो हो जाएगी आपकी लक्षद्वीप एंड चेन्नई हो जाएगी। और आपका जो प्रोवाइडर है Messrs X Limited जो हैदराबाद में लोकेट करता है, वो उन दोनों प्लेस ऑफ सप्लाई के हिसाब से IGST चार्ज कर लेगा, ठीक है। आई थिंक दिस कंप्लीट सेक्शन 12 विच कवर्स सेक्शन 12(1) to section
12-14 एंड अगर आपको इसके पुराने सेक्शंस देखने हैं तो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ से सर्विस अवेल कर सकते हैं। एंड इट विल, मैंने बहुत ब्रीफ तरीके से, बहुत डिटेल तरीके से सेक्शन 12 को एक्सप्लेन किया है, इसलिए मैंने कुछ सेशंस में कम सेक्शंस लिए हैं जिससे मैं उसको और ब्रॉड तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ विद प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस। एंड आई होप ये आपको अच्छे से सर्व कर पा रही हूँ, आपके फ़ायदा हो पा रहा हो। और अगर आपको थोड़ा भी फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ठीक है, जिससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिले कि मैं और लेक्चर्स, रिवीजन लेक्चर्स अपलोड करूं जो आपको बेनिफिशियल हो और औरों को भी बेनिफिशियल हों जो आपसे, आपके साथ, आपको जानते हों, आपके बिलोंगिंग्स में हों, ठीक है। तो अब मैं आगे स्टार्ट कर रही हूँ, विच इज़ सेक्शन 13 सबसेक्शन 1, विच talks about the place of supply of service where the location of supplier of service or the location of recipient of services outside India। हमने सेक्शन 12 में पढ़ा था कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस के दो सेक्शन हैं आपके, सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13। सेक्शन 12 जब वो सारी सिचुएशंस की बात करता है जहाँ पे लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट दोनों इंडिया के अंदर है। अगर लेकिन सेक्शन 13 जो है वो बात करता है किसी में एक जो उसमें से एक जो है, आइदर इट इज़ रिसिपिएंट आइदर और इट इज़ सप्लायर, वो आउटसाइड इंडिया है, तो उस केस में आपका सेक्शन 13 अप्लाई हो जाता है, ठीक है। सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 सिर्फ इतना ही कहता है, ठीक है। सर्विसेज आर ग्रुप्ड इनटू डिफ़ॉल्ट सेक्शन, इसमें भी 13 सबसेक्शन 2 है और स्पेसिफिक सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 से 13 सबसेक्शन 13 तक कवर हैं। एंड टुडे आई विल कवर फ्रॉम 13 सबसेक्शन 1 टू 13 सबसेक्शन 3 ओनली, ओके। तो पहले हमने 13 सबसेक्शन 1 पढ़ लिया, तो सिर्फ स्टेट करता है कि लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस और रिसिपिएंट ऑफ सर्विस में से किसी भी एक का अगर आउटसाइड इंडिया होगा तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस एज पर सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 लगेगा, ठीक है। अब जैसे उसमें 12 सबसेक्शन 2 हमने पढ़ा था, एक डिफ़ॉल्ट सेक्शन पढ़ा था कि उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होती है कि अगर 12 सबसेक्शन 3 से 12 से सेक्शन 14 आपका कोई सेक्शन नहीं लग रहा तो आपको 12 सबसेक्शन 2 लगता है। ऐसे इसी केस में अगर 13 सबसेक्शन 3 से 13 सबसेक्शन 13 तक आपका कोई सेक्शन नहीं लग रहा है तो उस केस में 13 सबसेक्शन 2 आपका लगेगा, ठीक है। तो हम पहले सेक्शन की बात करते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, दैट इज़ द डिफ़ॉल्ट सेक्शन, दैट इज़ 13 सबसेक्शन 2 ऑफ IGST एक्ट। देखिए कितना ब्यूटीफुली चार्ट इन्होंने आपके इंस्टीट्यूट मैथ में ड्राफ्टेड है, तो आप एक बार इंस्टीट्यूट मैथ को ढंग से पढ़ेंगे तो मतलब आपको बहुत बेनिफिट पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें है कि लोकेशन ऑफ सर्विस रिसीवर इज़ अवेलेबल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर लोकेशन सर्विस रिसीवर का लोकेशन आपको ऑर्डिनरी अवेलेबल है, अगर अवेलेबल है तो सर्विस रिसिपिएंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर अवेलेबल नहीं है तो प्लेस ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज, मतलब द लोकेशन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर मीन्स द सप्लायर ऑफ सर्विस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। देखिए हमने 12 सबसेक्शन 30 जो आपका 12 सबसेक्शन 2 था उसमें थोड़ा सा अलग था, उसमें एक प्रोविज़न और था कि आपका अगर रजिस्टर्ड पर्सन है, देखिए एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक बार गो थ्रू कर लेती हूँ रिलेट कराने के लिए। 12 सबसेक्शन 2 एक बार गो थ्रू करेंगे, ठीक है। 12 सबसेक्शन 2 था कि अगर आपका 3 से 14 तक अगर नहीं लग रहा है तो अगर 3 से 14 लग रहा है तो आप वो लगा देंगे, और अगर नहीं लग रहा है तो आप दो चीज़ देखेंगे, रजिस्टर्ड पर्सन है या अनरजिस्टर्ड पर्सन है। अगर रजिस्टर्ड पर्सन तो सर्विस रिसिपिएंट, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है फिर आप दो चीज़ों में सब डिवाइडेड करेंगे कि आपके पास एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट ऑन रिकॉर्ड एग्जिस्ट है, और अगर एग्जिस्ट है तो सर्विस रिसिपिएंट का लोकेशन, अगर एड्रेस रिसिपिएंट का एड्रेस नहीं है तो सप्लाई ऑफ सर्विस। तो आपका ये वाला पार्ट इसमें रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड का पार्ट इसमें नहीं बोल रहा है, वो सीधा बोल रहा है 13 सबसेक्शन 2 में। एक मिनट, ये हमने कर लिया है, हाँ 13 सबसेक्शन बोल रहा है कि अगर हमारे पास रिसीवर का लोकेशन अवेलेबल है तो हम सर्विस रिसिपिएंट की लोकेशन को मान लेंगे, इसमें एड्रेस वाला कोई वो नहीं बोला है। अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम सप्लायर की लोकेशन मान लेंगे। बट हाँ इन्होंने ये बोला है कि अगर सर्विस प्रोवाइडर टैक्सेबल टेरिटरी में है तो GST लगेगा, और अगर
सर्विस अगर आइदर इट इज सर्विस प्रोवाइडर इन केस ऑफ इन केस वेयर द सर्विस प्रोवाइडर इज़ द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, तो उस केस में अगर सर्विस प्रोवाइडर टैक्सेबल टेरिटरी मतलब इंडिया में तो जीएसटी लेवी होगा, और सर्विस रिसीवर भी अगर टैक्सेबल टेरिटरी में है तो जीएसटी लेवीड होगा। बट इन दोनों में से अगर कोई भी इंडिया में लेवीड नहीं है, इन दोनों में से कोई भी इंडिया में नहीं है, तो जीएसटी लेवीड नहीं होगा, क्योंकि जीएसटी लॉ आपके इंडियन टेरिटरी इंडियन स्टेट्स पे एप्लीकेबल होता है, बाहर एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो हम अब आते हैं आपके सेक्शन 13 सबसेक्शन 13 पे। ये आपका 13 सबसेक्शन 2 कंप्लीट हो गया। आई थिंक इसमें कोई इशू नहीं होगा। अब आएंगे 13 सबसेक्शन 3 में। इस आपके बुक में थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा आपको मैं 13 सबसेक्शन 3 जो है मैं आपको एक बार एक स्लाइड से करवाऊँगी आई थिंक, क्योंकि इसमें आपका एक क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन हैं आपके जो मैं एग्जाम्पल इसमें से लूँगी। मैंने आपके इसलिए स्लाइड्स ड्राफ्ट करी हैं 13 सबसेक्शन 3 के लिए स्पेशली। ठीक है, तो एक बार स्लाइड्स देखते हैं और उससे एक बार रिवाइज़ करते हैं। ठीक है, ये सेक्शन थोड़ा बड़ा है आपका, तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा ढंग से ड्राफ्ट कर लें तो आपको अंडरस्टैंड होने में आसानी होगी। ठीक है, आई थिंक इट इज़ विजिबल। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होता है कि प्लेस ऑफ इसके अंदर सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 जो है आपका, ठीक है, 13 सबसेक्शन 3 में आपकी उसमें और बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि इसको हम परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस होती हैं। ये परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस में आपको इसमें 2 वे में डिवाइड करना होता है कि अगर आपने कि फर्स्ट केस है आपका गुड्स का केस है, सेकंड केस है आपका पर्सन इंडिविजुअल का केस। ठीक है, फर्स्ट केस है आपका गुड्स का केस और सेकंड है आपका इंडिविजुअल का केस। तो आपने जैसे मोबाइल फ़ोन जाके रिपेयर वगैरह करवाया, आपने मोबाइल फ़ोन जाके रिपेयर वगैरह करवाया, तो उस केस में भी 2 सब डिवाइड आता है कि आपने रिमोट लोकेशन से करवाया कि आपने फ़िज़िकली अवेलेबल जाके सप्लायर को प्रोवाइड करके आपने मोबाइल ठीक करवाया, सर्विस के लिए दिया, रिपेयर के लिए दिया। ठीक है, और सेकंड आता है आपका इंडिविजुअल का केस। सेकंड आता है आपका इंडिविजुअल का केस कि आपने इंडिविजुअल तो जाके ही करवाएगा, तो उस हिसाब से क्या प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। लेकिन एक एक्सेप्शंस और है इसके अंदर कि आपने गुड्स जहाँ पे आपने टेम्परेली इंडिया में इंपोर्ट करे हैं एंड री एक्सपोर्ट करे हैं आफ्टर रिपेयर विदाउट द ट्रीटमेंट और प्रोसेस के बाद, मतलब कोई पुट टू यूज़ करे बिना आपने कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन किया है, तो उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी। तो हम एक एक करके जिसको पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा सेक्शन है, तो मैं इसको एक एक करके आपको सारी चारों स्लाइड्स दिखाऊंगी और एक एक सर्विसेज एक्सप्लेन करूंगी। अब फर्स्ट में है, आप देखिए 2 चीज़ों में डिवाइड कीजिएगा। पहले गुड्स का केस में, जो गुड्स में 2 पार्ट आएंगे आपके, जहाँ पे रिमोट लोकेशन है और जहाँ पे आपको फिज़िकली प्रेजेंट करना है गुड को टू द सप्लायर। ठीक है, तो हम फर्स्ट जो स्लाइड हैं उसमें 13 सबसेक्शन 3 में कवर है सर्विस रिक्वायरिंग physical presence of goods on which the services are to be performed. Service require physical presence of goods on which the services are to be performed. आपने made available to the supplier करा है, तो इस केस में जो place of supply होगी, the location where the services are actually performed, जहाँ पे services actually perform हो रही हैं वो आपकी लोकेशन हो जाएगी with, ठीक है, जहाँ आप सप्लाई को फिज़िकली अवेलेबल करवा रहे हो गुड्स, जहाँ पे फिज़िकल प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे जो लोकेशन होगी वे द सर्विसेज जो है आपका एक्चुअली परफॉर्म्ड हो रही हैं, वो आपकी लोकेशन हो जाएगी। आई थिंक इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, जहाँ पे सर्विस रिक्वायर फिज़िकल प्रेजेंस ऑफ गुड्स ऑन विच द सर्विसेज आर टू बी परफॉर्म्ड, आप फिज़िकली प्रेजेंट करवा रहे हैं, तो जहाँ पे वो सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म हो रही है वो लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी।
ठीक है, ये वाला एक्सेप्शंस मैं बाद में लूँगी, एक बार मैं और सारे पॉइंट कवर करती हूँ कि ये एक्सेप्शन वाला केस है जो मैं आपका 13 से सेक्शन 2 कवर करता है, मैं ये केस बाद में लूँगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है इसी से ही, पहले था कि आपको फिजिकल प्रेजेंस आप करवा रहे हैं, सेकंड केस आप रिमोट लोकेशन से अवेलेबल करवा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पे करवा रहे हैं। सपोज़ कीजिए आप किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सर्विस ले रहे हैं, बाहर से ले रहे हैं, ठीक है, आप बाहर से कोई सर्विस ले रहे हैं, ठीक है, आप रिमोट सब आप क्या कहते हैं ना, एनी डेस्क टाइप आपका एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे वो आपके रिमोटली आपके सिस्टम को एक्सेस कर सकता है कि क्या आपको कोई प्रॉब्लम आई है, आपने बाहर से कोई सर्विस अवेल करी है। जैसे मतलब ये होता है कि रिमोट लोकेशन से आपने इलेक्ट्रॉनिक मीन से किसी की सर्विसेज अवेल करी हैं, तो आपके गुड्स तो यहाँ पे हैं इंडिया में, बट आपने सर्विसेज बाहर से अवेल करी हैं, तो इट इज़ द टाइप ऑफ इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, लोकेशन वेयर द गुड्स आर सिचुएटेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, जहाँ आपके गुड्स लोकेट करते हैं वहाँ पे आपकी टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगी। दैट इज़ कि आपका गुड्स, आपके सिस्टम में कोई दिक्कत है, आपका गुड्स तो इंडिया में अवेलेबल हैं, जो आपको जहाँ पे आपको कोई एरर इशू हुआ है, कुछ भी हुआ है, आपने बाहर से सर्विस ली है, तो इट इज़ कि आपको सब जो लोकेशन होगी जहाँ से गुड्स आपके सिचुएट हैं एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, वो आपकी लोकेशन आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। मींस इट इज़ द इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, मींस इसमें आपको RCM में टैक्स पे करना होगा। ठीक है, अब इसमें है कि सर्विसेज सप्लाई टू एन इंडिविजुअल विच रिक्वायर द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ रिसिपिएंट। अगर सर्विसेज आपने किसी इंडिविजुअल को प्रोवाइड करी हैं जिसमें फ़िज़िकल प्रेजेंस ऑफ रिसिपिएंट की रिक्वायरमेंट है, जिसमें फ़िज़िकल प्रेजेंस आपको परफॉर्म, जाके ब्यूटी सैलून में आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको फ़िज़िकल प्रेजेंस देनी पड़ेगी, तभी आप सर्विस अवेल कर पाएंगे, तो उस केस में भी लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, दिस कवर, और अब आ जाते हैं एक बार, ये आपकी तीनों पॉइंट हो गए जो इसमें इस सेक्शन में कवर हैं। अब एक आपका एक्सेप्शन वाला सेक्शन है जो मैं कवर करना चाहूँगी, वो है आपका सर्विसेज सप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स दैट आर टेम्परली इम्पोर्टेड इन इंडिया फॉर रिपेयर्स और फॉर एनी अदर ट्रीटमेंट और सच प्रोसेस and are exported after such repairs without being put to use. That good should not be put to use. आपने सप्लाई करे थे बाहर, कहीं बाहर आपने सप्लाई करे थे, आपने री इम्पोर्ट करे रिपेयर्स के लिए क्योंकि कोई इशू आ गया, आपने री इम्पोर्ट करे एंड आपने एक्सपोर्ट कर दिया उनको, उसके बाद विदाउट एनी आपने कोई पुट टू यूज़ नहीं किया, तो उस केस में आपका 13 सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल हो जाएगा। दैट इज़ द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, और अगर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट आपको अवेलेबल नहीं है तो आपका सप्लायर का लोकेशन। ठीक है, मैं इस एक्सेप्शन से रिलेटेड एक एग्जांपल मैंने लिया है, वो आपके लिए, आपको वो आप समझेंगे तो आपको और भी आसान होगा। एक ब्यूटीफुल एग्जांपल आपके इंस्टीट्यूट मैट में भी अवेलेबल है, मैं वो भी एक बार करवाऊंगी। ठीक है, एग्जांपल देखिए, मैं एग्जांपल है ABC लिमिटेड हैदराबाद हैज़ एक्सपोर्टेड अ मशीन टू अ कंपनी इन इंडोनेशिया। ABC लिमिटेड है, हैदराबाद है, जो हैदराबाद की कंपनी है, उन्होंने एक मशीन एक्सपोर्ट करी इंडोनेशिया में। ठीक है, एंड मशीन स्टॉप्स फंक्शनिंग एंड इज़ दस इम्पोर्टेड बाय ABC लिमिटेड। उन्होंने जो इंडोनेशिया में मशीन एक्सपोर्ट करी थी वो किसी वजह से स्टॉप हो गई एंड इसलिए कुछ इशू आ गया, फंक्शन नहीं कर रही थी, और उन्होंने ABC लिमिटेड ने उन्हें इम्पोर्ट किया। ठीक है, और अब इम्पोर्ट करा उन्हें, तो उन्होंने फॉर फ्री रिपेयर्स इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उनके टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में था कि फ्री रिपेयर्स होंगी, एंड द मशीन इज़ देन एक्सपोर्टेड आफ्टर रिपेयर्स विदाउट बीइंग पुट टू यूज़ इन इंडिया, विदाउट बीइंग पुट टू यूज़ इन इंडिया। तो इस केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, मैंने बोला कि इस केस में आपकी जो लोकेशन होगी वो रिसिपिएंट की लोकेशन आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी, दैट इज़ द इंडोनेशिया। ठीक है, अगर हमारे पास रिसिपिएंट की लोकेशन नहीं होती तो इस केस में हम सप्लायर ऑफ सर्विस कर देते विच इज़ हैदराबाद। ठीक है, आई थिंक ये आपको अच्छे से क्लियर होगा एंड आई होप ये आपको अच्छे से अंडरस्टैंड भी हुआ होगा। तो चलिए हम एक बार इंस्टीट्यूट मैट में जाते हैं।
ठीक है। अब इससे रिलेटेड आप देखिए, मैं इसमें यहाँ भी दिखा देती हूँ आपको, यही सारे प्रोविजंस यहाँ पे कवर होंगे आपके, ठीक है। ये टेम्परली इम्पोर्टेड वाला मैंने अभी सेक्शन आपको बता दिया, विदाउट पुट टू यूज़ वाला सेक्शन बता दिया मैंने आपको, ठीक है। ठीक है, अब एक एग्जांपल कर लेते हैं इससे रिलेटेड। ये देखिए मैंने ये बता दिया आपको, फिज़िकल प्रेजेंस है उस केस में जहाँ सर्विस एक्चुअली परफॉर्म हुई है। तो इसको मैं अगर एक कंसाइज वे में बोलूँ तो इसमें आपको 3 चीज़ आपको देखनी है। पहले तो ये देखना है कि वो गुड्स प्रेजेंट हो रहे हैं, गुड्स रिक्वायर्ड टू बी मेड फिजिकली अवेलेबल बाय रिसिपिएंट और बाय रिप्रेजेंटेटिव आइदर बाय रिमोट लोकेशन और फिजिकली मेड अवेलेबल। तो उस केस में आपको लोकेशन वेयर द गुड्स आर सिचुएटेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, तो आपने जहाँ पे लोकेशन ऑफ गुड्स है, जहाँ पे एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस है, इन केस अगर इलेक्ट्रॉनिक मींस में आपने दिया है, अगर आपने फिज़िकली मेड अवेलेबल किया है तो वहाँ पे जहाँ पे सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म हुई हैं, और इंडिविजुअल के केस में भी जहाँ आपने फिज़िकल प्रेजेंस जहाँ चाहिए है, वहाँ पे जहाँ पे आपने सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म हुई है वो आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई होंगी। और एक्सेप्शन के केस में था आपका जहाँ गुड्स टेम्परेरी इंपोर्टेड इनटू इंडिया एंड री एक्सपोर्टेड आफ्टर रिपेयर्स विदाउट बीइंग पुट टू यूज़, द प्लेस ऑफ सप्लाई आपके जर्नल प्रोविजंस लग जाएंगे, दैट इज़ 13 सबसेक्शन 2। अगर आपके पास रिसिपेंट का लोकेशन अवेलेबल है तो रिसिपेंट का लोकेशन हो जाएगा, अगर आपका रिसिपेंट का लोकेशन अवेलेबल नहीं है तो सप्लायर का लोकेशन आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इस एक्सेप्शन से रिलेटेड आपके बुक में बहुत अच्छा एग्जांपल गिवन है, एग्जांपल नंबर 55, दैट इज़ ABC Fabricators has its factory located in Gujarat. It has temporarily imported certain goods from its customers located in Chennai and re-exported them to Chennai after carrying out the necessary repairs without putting them to any use in Gujarat. Examine what would be the place of supply of service in the given case. Will your answer be different if the repaired goods are re-exported after being put to use in Gujarat for some time? ठीक है। अब ABC फैब्रिकेटर्स है, उसका फैक्ट्री चेन्नई गुजरात में लोकेट करता है, ठीक है। उसका फैक्ट्री जो है गुजरात में लोकेट करता है। उन्होंने टेम्परेरी इंपोर्ट करे हैं फ्रॉम इट्स कस्टमर लोकेटेड इन चाइना एंड उनको री एक्सपोर्ट कर दिए हैं विद आफ्टर कैरिंग आउट नेसेसरी रिपेयर्स विदाउट पुटिंग टू देम, ठीक है। अब हमें इसे रिसिपेंट की लोकेशन देखेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, हमें रिसिपेंट की लोकेशन पता है, हमने पुट टू यूज़ किए बिना उनको वहाँ पे सेंड कर दिया है, तो इस केस में रिसिपेंट की लोकेशन होगी। हम इसे पूरा पढ़ लेते हैं। इन द गिवन केस सिंस गुड्स हैव बीन टेम्परली इंपोर्टेड बाय ABC Fabricators and have been re-exported after the repairs without being put to any use in Gujarat, the place of supply of repair services carried out by ABC Fabricators will be determined by section 13 subsection 2. Consequently, the place of supply of service will be the location of service receiver, that is China, ठीक है। इसमें मैंने आपको बोला था कि 13 सबसेक्शन 2 लग जाएगा। दिस इज़ एन एक्सेप्शन टू 13 सबसेक्शन 3। इस केस में 13 सबसेक्शन 2 लग जाएगा, जनरल प्रोविजंस लग जाएंगे। हमें रिसिपेंट की लोकेशन पता है तो उस केस में हम रिसिपेंट की लोकेशन लगा देंगे। अब लिखा है हाउएवर रिपेयर्ड गुड्स आर री एक्सपोर्टेड आफ्टर बीइंग पुट टू यूज़, the place of supply of service will be determined in accordance with 13 subsection 3 of IGST Act if the use to which such goods are put to is not required for such repair, ठीक है। अगर पुट टू यूज़ हो गया तो हम 13 सबसेक्शन 3 लगा देंगे, वरना 13 सबसेक्शन 2 लगेगा। इसमें आपको देखिए सेकेंड पार्ट देखा है, विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ़ द रिपेयर्ड गुड्स आर री एक्सपोर्टेड आफ्टर बीइंग पुट टू यूज़ इन गुजरात फॉर सम टाइम, ठीक है। आपका क्या उस चेंज में पॉइंट चेंज हो जाएगा कि अगर वो पुट टू यूज़ करके, यस हमारा पॉइंट चेंज हो जाएगा, हमारा थिंकिंग जो है वो चेंज हो जाएगी। उस केस में 13 सबसेक्शन 2 नहीं 13 सबसेक्शन 3 अप्लाई होगा। तो इन दिस केस द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस विल बी लोकेशन वेयर द सर्विस इज एक्चुअली परफॉर्म्ड विच इज़ द गिवन केस इज़ गुजरात। उसमें चाइना नहीं, गुजरात आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। आई थिंक इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ जिसमें आपकी बुक में गिवन है, थोड़ा सा इजी सा एग्जांपल है बट ठीक है, हमें करना है तो हम करेंगे। एग्जांपल नंबर 56 है,
A famous actress went to London. एक फेमस एक्ट्रेस है went to London and avail कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी सर्विसेज फॉर नोज. उन्होंने अपने नोज के लिए प्लास्टिक सर्जरी अवेल करी है, बाहर जाके अवेल करी है. ठीक है, उन्होंने बाहर जाके सर्विसेज अवेल करी हैं. तो अब आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस है. इंडिविजुअल के केस में जहाँ सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म्ड हुई हैं विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस. यहाँ पे सर्विसेज परफॉर्म्ड हुई है दैट इज़ आउटसाइड इंडिया, दैट इज़ लंडन, दैट इज़ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी. प्लेस ऑफ सप्लाई आपकी लंदन हो जाएगी, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी हो जाएगी और जीएसटी इसमें लाइबल नहीं होगा. ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं. आई थिंक दिस कवर्स विद सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 एंड टुडेज सेशन ऑल्सो. आई होप आपको इस सेशंस अच्छे लग रहे होंगे. प्लीज़ कमेंट कीजिए अगर आपको थोड़े से भी सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए. दिस विल मोटिवेट मी फॉर द फर्दर रिविजनरी सेशंस फॉर यू. सो थैंक यू.